नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग से दूर रहा भारत। यूक्रेन में बूचा नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ 93 देशों ने किया वोट। आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था मुर्तजा, एटीएस ने पूछताछ के लिए उसके पिता को बुलाया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले पर नया खुलासा। दूसरों को बदनाम करने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखे, बीजेपी नेता के आरोप पर संजय राउत का पलटवार। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क बोले 3-4 मिनट की अजान नहीं, 24 घंटे वाले कार्यक्रम है ध्वनि प्रदूषण का जिम्मेदार। और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर रहेगा बरकरार। आरबीआई ने कहा इकोनॉमी को अभी भी सपोर्ट की जरूरत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उसे तबाह कर रहे हैं और इस बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग से दूर रहे हैं। भारत के फैसले से अमेरिका नाराज हो गया है। एक अमेरिकी कांग्रेसी ने गुरुवार को कहा है कि वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूर रहने के भारत के फैसले से निराश है। रिपब्लिक कांग्रेसी ब्रायन ने सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि रूस पर अपने पैर खींचने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। आपको बता दें कि रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया है। रिपब्लिकन कांग्रेसी ब्रायन ने भारत के राजदूत के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं कल ही भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से संयुक्त राष्ट्र में उसके अनुपस्थिति रहने के संबंध में मिला था। भारत के इस रुख से हमें काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को जवाबदेह ठहराना जो यूक्रेन के मसले पर रूस के खिलाफ अपने पैर खींच रहे हैं। प्रतिबंधों को सख्त कर व्लादिमीर पुतिन और रूसी सरकार को इस युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। इसके साथ ब्रायन ने आगे कहा कि यूक्रेन को रूसी हमले से सामना करने के लिए सभी रक्षात्मक टूल्स की जो है बहुत जरूरत है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि बूचा नरसंहार और यूक्रेन हमले को लेकर रूस के मानवाधिकार परिषद की सदस्यता गंवा दी है। रूस के खिलाफ 93 देशों ने वोट किया है। वहीं भारत समेत 58 देशों ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उधर रूस का कहना है कि बूचा में नरसंहार को लेकर जो भी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो एक प्लानिंग के तहत की जा रही हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले पर आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आईएसआईएस की विचारधारा से खासा प्रभावित था। मुर्तजा आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए मुर्तजा सीरिया जाना चाहता था। उसने आईएसआईएस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया था। गोरखपुर में हमला करने वाले मुर्तजा को मानसिक रूप से बीमार बताया गया था। माना जा रहा है कि मुर्तजा को बचाने के लिए गढ़ा गया यह तर्क था, क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी ने इसे खारिज कर दिया था। अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक जांच कर मुर्तजा का सच सामने लाएगी और इसी कड़ी में यूपी पुलिस अब मुर्तजा का साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कराएगी। मुर्तजा की मानसिक बीमारी वाली थ्योरी की पुष्टि के लिए मुर्तजा के दिमागी हालत की जांच कराई जाएगी। वारदात के बाद से ही मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे थे, लेकिन जांच की आंच अब आरोपी के मुर्तजा के पिता तक भी पहुंच गई है। यूपी एटीएस ने मुर्तजा के पिता को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है, जिसके बाद आशंका है कि वो आज एटीएस मुख्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके पिता ने जो कहा है उसके हिसाब से उसे दिमागी समस्याएं थी, उसके साथ बाइपोलर इश्यूज थे। मुझे लगता है कि यह भी पहलू देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ताधारी शिवसेना के बीच घमासान जारी है। बीजेपी की मुंबई इकाई के महासचिव मोहित कंबोज ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मैच ऑफिस को धमकाकर 25 लाख रुपए लिए गए हैं। राउत ने वहीं अब इन आरोपों को संजय राउत ने बड़े ही शायराना अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि दूसरे के खामखा बदनाम करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, तुमसे मैला कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको बता दें कि संजय राउत पर आरोप लगाने वाले मोहित कंबोज बीजेपी की मुंबई इकाई के महासचिव हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। कंबोज 2016 से 19 के बीच बीजेपी की मुंबई युवा शाखा के अध्यक्ष भी थे।
अगस्त 2019 में उन्हें मुंबई बीजेपी का महासचिव भी नियुक्त किया गया था। शिवसेना और बीजेपी के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। कल ही 57 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया है। इस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने तंज कसा था। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि बाप बेटे को अब जेल जाना पड़ेगा। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। दरअसल महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सबसे पहले इसको लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान का विरोध हनुमान चालीसा बजाकर किया जाएगा। राज ठाकरे ने मुंबई में गुड़ी पड़वा के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि वह मस्जिदों से अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करवाएं। इस बीच समल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान ने ये बयान दिया है। रिजर्व बैंक ने आज वित्त वर्ष 2022-23 की पहली क्रेडिट पॉलिसी जारी कर दी है और इसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल तनाव का असर कई अर्थव्यवस्थाओं पर आ रहा है। भारत के लिए यह भी चुनौतीपूर्ण समय है। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक हुई है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो भी 4% से बढ़ाकर जो है आगे किया गया है। आपको बता दें कि ये लगातार 11वीं मौद्रिक नीति है जिसमें आरबीआई ने दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग से दूर रहा भारत। यूक्रेन में बूचा नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ 93 देशों ने किया वोट। आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था मुर्तजा, एटीएस ने पूछताछ के लिए उसके पिता को बुलाया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले पर नया खुलासा। दूसरों को बदनाम करने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखे, बीजेपी नेता के आरोप पर संजय राउत का पलटवार। सपा सांसद सफीकुर रहमान वर्क बोले 3-4 मिनट की अजान नहीं, 24 घंटे वाले कार्यक्रम है ध्वनि प्रदूषण का जिम्मेदार। और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर रहेगा बरकरार। आरबीआई ने कहा इकोनॉमी को अभी भी सपोर्ट की जरूरत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक हमलावर ने मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हमला कर दिया था। इस बाबत एडीजी गोरखपुर जोन ने बताया कि मंदिर के आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अखिल कुमार ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमने मंदिर के पास के हर जगह की जाँच की है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के लिए ट्रैफिक रूट भी तय किए जाएंगे। फिलहाल सभी एंट्री पॉइंट्स पर तलाशी ली जा रही है। मंदिरों के चारों तरफ अच्छी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और वह इस दौरान विधान परिषद चुनाव में मतदान करने के साथ ही गोरखनाथ मंदिर के नवरात्रि के आयोजनों में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता देंगे अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के युवक ने मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। इस हमले में पीएसी के 2 कांस्टेबल घायल हुए थे। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। उसके पास से धारदार हथियार बरामद किया गया। मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। सीएम का आवास होने की वजह से यह पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई करीब 318 एकड़ जमीन को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच बृहस्पतिवार को पट्टा समझौता किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 317,855 एकड़ जमीन के लिए समझौता किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत की प्रमुख प्राचीन नगरी अयोध्या को विमान सेवा से जोड़ने के लिए भूमि पट्टा समझौते पर प्रदेश सरकार और भारतीय विमान प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी उससे संबंधित पूरी धनराशि राज्य सरकार पहले ही स्वीकृत करके जिला प्रशासन को उपलब्ध करा चुकी है। विश्वास है कि प्रशासन तेजी के साथ शेष 86 एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराएगा। हम समयबद्ध ढंग से इस एयरपोर्ट के विकास को आगे बढ़ाकर अयोध्या नगरी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। योगी ने अयोध्या एयरपोर्ट को भगवान राम के अयोध्या आगमन के समय उनका वाहन रहे पुष्पक विमान से जोड़ते हुए, भगवान राम जब लंका से अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। हमें रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ इस एयरपोर्ट की क्रियाशील करने की भी तैयारी करनी चाहिए। इस दिशा में राज्य सरकार का भरपूर जो है वो सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच जो है पट्टा समझौता होने को अत्यंत अभिनंदनीय पहल बताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर कमेटी गठन को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसान नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो देश भर में किसानों का आंदोलन दोबारा कर दिया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। एसकेएम से 3 नाम लेकर कमेटी का स्वरूप और योजना भी नहीं बताना चाहती। इस धोखे का जवाब फिर से देश भर में किसान आंदोलन के जरिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी बनाने का दावा किया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा भी केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी गारंटी को लेकर नया आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे पहले किसान नेता ने कहा था यदि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि सरकार को टेबल पर बैठकर जो है बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल का आंदोलन समाप्त हो गया, कई किसानों ने अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की है। उन्होंने कहा कि किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं, किसानों की शहादत हुई है, सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से घाटा है तो सरकार उसका लाभ और हानि भी बताए। चाचा शिवपाल की नाराजगी भतीजे अखिलेश यादव से इन दिनों जग जाहिर है। लगभग हर दिन शिवपाल यादव कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से कितने नाराज हैं। लेकिन अब भतीजे अखिलेश ने भी संकेत दिए हैं कि चाचा को अगर साथ रहना है तो रहें, अगर साथ छोड़कर जाना है तो जाएं। चुनाव के दौरान शिवपाल यादव जब सपा गठबंधन के साथ गए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि उनका लक्ष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए वह सारी चीजों को पीछे छोड़कर सपा के साथ आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लेकर केवल एक सीट दी, वह भी उनकी खुद की जसवंत नगर सीट। चुनाव के परिणाम सामने आए तो सपा के सरकार बनाने के सपने चकनाचूर हो गए। उसके बाद जब सपा के विधायकों की बैठक बुलाई गई तो उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। नाराजगी इससे एक दिन पहले से शुरू हुई बताई जा रही है। जब सहयोगियों की बैठक बुलाई गई तो चाचा शिवपाल को बुलाया तो गया, लेकिन वह उस बैठक में नहीं गए। उसके बाद शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की थी। वहीं जब विधानसभा सदस्य के पद की शपथ ली गई तो बहुत जल्द कुछ बड़ा ऐसा ऐलान करेंगे, ये उन्होंने कहा। फिर ट्विटर पर बीजेपी नेताओं को फॉलो करना, यह सारे संकेत बताने के लिए काफी है कि शिवपाल यादव कितने नाराज हैं। लेकिन बुधवार को जब अखिलेश यादव से शिवपाल यादव को लेकर एक भी गंगा से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि जिसको पार्टी में रहना वो रहे, जिसको जाना है वो जाए, हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले पतंजलि योगपीठ में चल रही मुरारी बापू की राम कथा सुनी। इसके बाद मुख्यमंत्री ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने रुड़की से जिला चिकित्सालय में लगने जा रही डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया, साथ ही 4 मोबाइल वैन को भी रवाना किया।
मुख्यमंत्री हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री श्री रविशंकर और गंगा सभा द्वारा हर की पैड़ी पर CSR फंड के तहत हर की पैड़ी क्षेत्र में हुए विकास कार्य के पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग भी लिया। इसके बाद वे गंगा आरती में भी शामिल हुए। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे थे। वो सबसे पहले पतंजलि योगपीठ में आयोजित मुरारी बापू की रामकथा सुनने पहुंचे। साथ ही कोरोना काल में वैक्सीनेशन के कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि आज यहां से उनके द्वारा 4 मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग से दूर रहा भारत। यूक्रेन में बूचा नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ 93 देशों ने किया वोट। ISIS में भर्ती होना चाहता था मुर्तजा, ATS ने पूछताछ के लिए उसके पिता को बुलाया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले पर नया खुलासा। दूसरों को बदनाम करने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखे, बीजेपी नेता के आरोप पर संजय राउत का पलटवार। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क बोले 3-4 मिनट की अजान नहीं, 24 घंटे वाले कार्यक्रम है ध्वनि प्रदूषण का जिम्मेदार। और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर रहेगा बरकरार। RBI ने कहा इकोनॉमी को अभी भी सपोर्ट की जरूरत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। गोरखपुर में 3.25 साल के मासूम श्रेयांश को लेकर जनता दरबार में पहुंचे माता पिता की आंखों से छलके आंसू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल पिघला दिया। रीढ़ की हड्डी और किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित 2.5 साल के श्रेयांश के इलाज का खर्च अब यूपी सरकार उठाएगी। योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुक्रवार को उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। श्रेयांश जब मां की कोख में 8 माह का रहा होगा, तभी चिकित्सकों ने रीढ़ और दोनों किडनी खराब होने की जानकारी दे दी थी। गोरखपुर के माया बाजार के रहने वाले अनूप गुप्ता और शालू गुप्ता के 2 बेटे हैं। पहला बेटा 6 साल का अर्पित गुप्ता जो है वो अन्य बीमारी से ग्रसित है और उसे आज भी झटके उस बीमारी के आते हैं। उसकी की दवा में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। अनूप और शालू को जब 3.25 साल के श्रेयांश का जन्म होना था, उससे पहले इलाज कर रही चिकित्सक ने उसे बता दिया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर पूरी विकसित नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किडनी पर भी इसका असर है। आमतौर पर ऐसे बच्चों के बड़े होने के साथ बीमारी ठीक हो जाती है, इसमें 10 साल का समय लगता है, लेकिन श्रेयांश के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से बीमार चल रहा है। लेकिन अब यूपी सरकार उसकी बीमारी का पूरा खर्चा उठाएगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की शुक्रवार की कीमत जारी कर दी है। हालांकि शुक्रवार को भी आम आदमी को राहत देते हुए ईंधन की कीमत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। गौरतलब है कि पिछले 16 दिनों में 14 बार ईंधन की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा चुकी हैं। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़नी शुरू हुई थी। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को दाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद से तेल की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही है और अब पिछले 2 दिन से तेल की कीमत स्थिर बनी हुई है। और दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों में आज पेट्रोल जो है वो सेम रेट पर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में शुक्रवार को कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी कि स्थिर जो है कीमतें जो हैं वो स्थिर हैं। जिसके बाद शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट 97 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को गुरु घरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार और धर्म के क्षेत्र में अपने अपने निर्धारित काम है। एसजीपीसी सिख पंथ की निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था है जो लगातार गुरुद्वारों के प्रबंधन के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है। धामी की यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मान के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने गुरुबाणी का प्रसारण पूरे विश्व में करने व उसके खर्च की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की बात कही थी। गुरुबाणी प्रसारण के मामले पर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के आदेश के अनुसार एसजीपीसी ने पहले ही 7 सदस्यीय उप समिति गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिरोमणि समिति के अध्यक्ष एडवोकेट धामी ने कहा है कि संगत की भेंट से गुरुघरों की सेवा चलती है। संगत सब कुछ करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को धर्म के नाम पर राजनीति कर संगत को गुमराह करने के बजाय सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पिछले 30 दिनों में 25 कत्ल हो गए वहां कोई कैसे रह सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने वादों के मुताबिक सबसे पहले पंजाबियों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर लोग अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर यहाँ कौन आएगा। आप तो बस नौजवानों को विदेश न जाने देने का दावा करके यही रोजगार मुहैया कराने का ड्रामा रचकर सत्ता में आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के गांव दौड़कला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मिंदर सिंह के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। सिद्धू ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है और परिवार को हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। सीएनजी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई तो किराए में राहत नहीं मिलेगी तो विरोध तेज होगा। 11 को दिल्ली सचिवालय पर विरोध जताया जाएगा जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों चालक के शामिल होने की उम्मीद है। सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के कमलजीत गिल ने कहा है कि सीएनजी समेत सभी ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी से चालक को परेशानी हो रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से राहत देने और किराया बढ़ाने की मांग भी की गई है। रवि राठौर ने कहा है कि अगर मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन अनिश्चितकाल तक हड़ताल पर चली जाएगी। सीएनजी की दरें कम करने के लिए लगातार मांग हो रही है। बावजूद अगर मौजूदा हालात को देखते हुए अगर कीमत बढ़ोतरी की जा रही है तो किराए में वृद्धि से राहत मिल सकती है। पिछले 7-8 वर्षों से ओला और उबर के किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग से दूर रहा भारत। यूक्रेन में बूचा नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ 93 देशों ने किया वोट। आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था मुर्तजा। एटीएस ने पूछताछ के लिए उसके पिता को बुलाया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले पर नया खुलासा। दूसरों को बदनाम करने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखे। बीजेपी नेता के आरोप पर संजय राउत का पलटवार। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क बोले 3-4 मिनट की अजान नहीं 24 घंटे वाले कार्यक्रम है ध्वनि प्रदूषण का जिम्मेदार। और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 4% पर रहेगा बरकरार। आरबीआई ने कहा इकोनॉमी को अभी भी सपोर्ट की जरूरत।